भाई साहब बोले अग्निवीर। अग्निवीर वो चीज है कि बच्चा बच्चा जब फौज में जाएगा तो उसमें जज्बा रहेगा। अभी आपको याद होगा पीछे 2 अग्निवीर हमारे शहीद हुए। शहीद होने के बाद उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उनका भत्ता मिलता था वो नहीं मिला। उसके बाद उनका कोई कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। यूपी में लगातार भर्ती हुई इजराइल भेजने के लिए। इजराइल और हमास का लगातार युद्ध चल रहा है। मरता क्या ना करता पापी पेट का सवाल है, कहीं तो कुछ ना काम करना ही पड़ेगा। उन्हें पता है वहाँ लगातार बम वर्षा हो रही है, लगातार जान खतरे में। उसके बावजूद वो वहाँ लोग नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी है। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर में भी लोग इसलिए शामिल हो रहे हैं, चलो भैया कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा है। तो अग्निवीर वो कंडीशन है। बेरोजगारी तो हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी ना होती तो वो अग्निवीर जैसी स्कीम में जाके शामिल क्यों होते? वो तो जो लोग अग्निवीर शहीद हुए थे, किस वजह से शहीद हुए थे? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी को सैनिक नहीं बना सकते। 6 महीने की ट्रेनिंग में तो आपको ABCD भी नहीं लिखनी आएगी, तोप में गोले भरने नहीं आएंगे, आपको असॉल्ट राइफल चलानी नहीं आएगी, आपको बैरल का नहीं पता होगा ये कितने बोर की गोली है, कितने बोर की बंदूक है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो और 5-5 किलो राशन दे रहे हो। तो आपने पिछले 10 सालों में उनका जीवन स्तर उठाने के लिए करा क्या? आपने तो अगले और 5 साल के लिए उनको धकेल दिया। जो अभी पीछे मोदी जी ने घोषणा करी थी कि अगले 5 साल तक ये 5 किलो राशन की और जारी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप लोगों का जीवन स्तर मैं उठाने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन दूंगा। उन्होंने एक भी घोषणा नहीं करी थी कि मैं आज राशन बंद कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों के हाथ में रोजगार दूंगा, मैं आप लोगों को इस लायक करूंगा कि आप लोग कमा के खा सको। उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं बोला। उन्होंने 140 करोड़ जनसंख्या के देश में जिसमें 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देना पड़ रहा हो, तो उन्होंने तरक्की किस बात की करी? अभी मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मोदी का परिवार, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए जी, 140 करोड़ जनता को अगर वो अपना परिवार मानते तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। उनका परिवार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? ए से शुरू होता है, ए पे खत्म हो जाता है। अडानी से शुरू होकर अंबानी पे खत्म हो जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि अंबानी के बेटे की शादी का वो कुछ प्री वेडिंग फंक्शन वगैरह चल रहे थे। जामनगर एयरपोर्ट है जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल होता है, डिफेंस एयरपोर्ट के तौर पर, उसमें कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं कभी कभी। लेकिन उसका क्या करा, 10 दिन के अंदर इमीडिएट उसे 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग दे दिया गया। तो इसी बात से पता चलता है। लेकिन वही चीज़ मोदी जी कहाँ भूल जाते हैं बाकी परिवार के लेके, जब बच्चे अभी यूपी में पेपर देने जा रहे थे, 60 लाख परीक्षार्थी अपना पेपर देने जा रहे थे और वो उनके सेंटर कहीं से कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर दूर पड़े थे और वो ट्रेनों में लदे फदे किस तरह से जा रहे थे। सबने देखा है, शौचालयों के आगे जगह नहीं थी, जनरल डब्बों में जगह नहीं थी, गेटों पर वो लटके हुए थे, छतों पर किसी तरह से लटक के कैसे कैसे बसों में लटफट के वो पहुँचे। तब उन्हें वो परिवार याद नहीं आया? तब उनके लिए क्या 2-4 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था नहीं करी जा सकती थी? आप कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजिए कि जी 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। आप उस परिवार को परिवार तो मानो, आप उनके लिए काम तो करो। आप काम किने के लिए करते हैं? ए से शुरू हो गए और उनकी कहानी ए पे ही खत्म हो जाती है। वो ए से आगे बढ़ते ही नहीं है, बी पे नहीं जाते, सी पे नहीं जाते, डी पे नहीं जाते, जेड तक तो खैर मतलब ही नहीं उनका पहुंचने का। तो किस तरह से हम उन्हें मान लेंगे वो सारे लोगों को अपना परिवार मानते हैं? और दूसरी बात, अगर वो सारे लोगों को अपना परिवार मानते होते तो आप जहाँ पे भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको आप अपना परिवार क्यों नहीं मानते? उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी 26 जनवरी की परेड, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। दोनों ही राज्यों को 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पे अपनी झांकी निकालने का उन्होंने परमिशन नहीं दी। फिर बताइए किस तरह से वो परिवार तो ममता जी से वो मीटिंग करके आए ना वहाँ बंगाल में, एक तरह से बोल रहे थे TMC करप्ट पार्टी है, खराब पार्टी है, और एक तरफ से अभी पार्टी उनसे मिलकर भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, TMC खराब पार्टी है, करप्ट पार्टी है। उसी TMC के पास जाके वो मीटिंग कर रहे हैं सेम एज यूजुअल, जैसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने अजीत पवार के बारे में कहा था। अजीत पवार पक्का भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो आज उस पर भ्रष्टाचार के केस खत्म करने की भी जो है शुरुआत उन्होंने कर दी है। उसे उसी वित्त विभाग का वो बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया जिसके उसके ऊपर घोटाले के आरोप थे। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल में उन्हें दिख रहा है कि 42 सीटें हैं, सबसे बड़ी बात, इसलिए वो भागे भागे वहाँ पहुँचे। अभी वो 6 मार्च की उनकी यात्रा प्रस्तावित है कि संदेश खाली जाएंगे वो। अगर वो संदेश खाली को अपना परिवार मानते हैं तो भाई साहब मणिपुर से आपकी क्या दुश्मनी है? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में क्या बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, व्यभिचार नहीं हुआ? अभी भी आज की डेट में पिछले 9 महीने में कम से कम 275 तो जो है सैनिक और पुलिस वाले वो मारे जा चुके हैं मणिपुर में, और हज़ारों की तादाद में जाके अभी जो सिविल लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। हालत ये हो गई कि पुलिस वाले जो होते हैं वो अगर उनके पास पूरे सपोर्ट नहीं होती तो वो कह के, या मैं तो ये समझता है कि जहाँ पे वो बहुसंख्यक हैं वहाँ जाने से वो लोग डरने लगे हैं। 4 दिन पहले ही आपने देखा था ASP का कैसे अपहरण करा, तो उसके अगेंस्ट में सारे कमांडोज ने अपने हथियार डाल दिए विरोध में। कितनी हालत ख़राब है। अगर वो परिवार है तो अगर वो 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं तो मणिपुर क्या परिवार से बाहर हो गया? मणिपुर जाके क्यों नहीं शांति बहाली की अपील करते? क्यों नहीं उन लोगों की समस्याओं को निराकरण करते? क्यों नहीं जाएंगे? ऑलरेडी बीजेपी की सरकार बनी हुई है और वहाँ पे मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं। आ गई तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, इसलिए उनको वहाँ पे वो मणिपुर दिखेगा नहीं। लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि अब की बार जनता ने दिल बना लिया, हम आएंगे, तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। जनता ने दिल बना लिया इस बार, पक्की बात है, सही बात है, जनता ने दिल बना लिया इस बार। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना ही दिखाना है। जनता उनके जुमलों से टोटली परेशान हो चुकी है, हर तरह से। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पूर्व सैनिक परेशान। कौन सा तबका ऐसा है जो परेशान नहीं है उनसे? व्यापारी उनसे परेशान।
कौन सा ऐसा तबका है जो आज की डेट में उनसे परेशान नहीं है? लेकिन हकीकत क्या दिखाई जाती है कि नहीं, सारे बहुत खुश हैं, सब चंगा सी। बॉर्डर आज हमारे इतने ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं, हद से ज़्यादा। चीन हमारे अंदर घुसता चला जा रहा है, लगातार। अभी पीछे बीबीसीबी की रिपोर्ट आई थी कि उसने अरुणाचल में, लेह लद्दाख में लगातार गाँव बसाने शुरू कर दिए हैं और मोदी जी उस पर चू नहीं करते। मोदी जी कहाँ बोलते हैं, कहाँ कुछ हुआ है? वो तो मानते ही नहीं कि चीन में। वही तो बात है ना कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैंने कुछ गलत करा है और मैं मानूंगा ही नहीं उसे, तो मीडिया तो सिर्फ उसी चीज़ को, ना कोई आया ना कोई घुसा है। तो इसी बात का उदाहरण आप देखो कि गलवान घाटी में जब हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे तो कौन करके गया था उन्हें शहीद? चीनी सैनिक ही तो करके गए थे। लेकिन उनका क्या बयान था? ना कोई घुसा है ना कोई आया है। तो भाई उन सैनिकों को कौन मार के चला गया था? कोई भूत मार के चला गया था, पिशाच मार के चला गया था, प्रेत मार के चला गया था उन्हें। चीनी सैनिक ही तो मार के गए थे। लेकिन उनका बयान होता है कि नहीं, ना कोई आया ना कोई घुसा। मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? बेरोजगारी दर पहले आपकी 3.8 से शुरू होकर 2.8 तक आ चुकी थी मनमोहन सिंह से सरकार। 2.8 से आज वो 6.8 तक पहुंच गई है। और सीधा आप ताज़ा आंकड़ा यूपी का ही देख लो ना, 60,000 वैकेंसी थी और 60 लाख लोग उसके लिए भर रहे हैं। यानी 100 में से मात्र एक बंदे को नौकरी मिलेगी। तो बेरोजगारी आंकड़े को अगर हम उसी से कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? 99% बेरोजगार हो गए ना। तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जो लगातार केंद्र सरकार में पद थे वो उन्होंने खत्म कर दिए। सेना के पद उन्होंने वो खत्म कर दिए। पीएसयू के पद वो उन्होंने खत्म कर दिए। सेना के पद की भर्ती किससे करी जा रही है? अग्निवीरों से, जो टेम्परेरी 4-4 साल के लिए हैं। क्या 4 साल में उनमें देशभक्ति का जज्बा जागेगा? क्या उन 4 साल के एस्पायरेंट्स में कभी ये दिमाग में बैठेगा कि हमें देश के लिए शहीद होना है? क्योंकि उन्हें पता है कि शहीद होने के बाद हमारे को कुछ मिलना नहीं है। पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या होगी कि अपना डिफेंस कर लो यार, 4 साल किसी तरह से काटो और निकल लो। लेकिन जब फौज में 2-2, 3-3, 4-4 साल की जब ट्रेनिंग होती है तो उसके जज्बा कूट के भर दिया जाता है। तो ये भी कह रहे हैं ना, अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद पैसे भी मिल रहे, उनसे बिजनेस कीजिए। पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे, कितने दिन आप खा लोगे भाई साहब? खाली अगर खर्च आप करते रहोगे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अगर आपके पास कमाई का जरिया नहीं होगा, आप उन्हें कहते हैं 20-22 लाख रुपए उन्हें लगातार मिलेगा। 22 लाख रुपए कितने दिन चल जाएगा साहब? और क्या वो बिजनेस कर लेंगे? 4 लाख आपने अग्निवीरों की भर्ती करी, 4 के 4 लाख लोग बिजनेस में उतर जाएंगे। किस बिजनेस में उतरेंगे? आज की डेट में कंपटीशन हर बिजनेस में मौजूद है। छोटा सा एक मैं बिल्कुल उदाहरण देता हूँ, मात्र ये रिक्शा चलाने वालों का उदाहरण देता हूँ। चांदनी चौक में लगभग 200 या 250 रिक्शा जो है पास है एमसीडी के थ्रू पास है कि सिर्फ ये 200 या 250 रिक्शा चलेंगे। हालात आप ये देखो, यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। लेकिन इनको क्या होता है, फिर सुबह से शाम तक इन लोगों को काम नहीं मिलता। कोई मुश्किल से कोई 100 रुपये कमा पाता है, कोई 200 रुपये कमा पाता है, कोई 50 रुपये कमा पाता है, कोई बेचारा खाली हाथ चला जाता है। तो यही हाल अग्निवीरों का होगा जब वो 4 लाख अग्निवीर आके होंगे। क्या दुकान खोलेंगे वो? किस चीज़ की? कपड़े की दुकान खोलेंगे, मोबाइल की दुकान खोलेंगे, किस चीज़ की दुकान खोलेंगे? दुकान ही दुकान खोल जाएगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा उनका काम? वो भी तो एक रोजगार है, वो भी तो एक रोजगार तब होता है सब जब रोजगार चले। कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन में लेके आ रहे हो, उसकी दुकान खोल रहे हो तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसका कस्टमर भी तो होना चाहिए। कोई दुकानें ऐसी ही खुले, 4 लाख लोग एक कि क्या रोजगार कर लेंगे वो 22 लाख रुपए से? क्या कर लेंगे? उसके बाद आगे कैसे फैमिली चलाएंगे भाई साहब? बोलेंगे भाई साहब बेरोजगारी है कि नहीं? भैया दो शब्द कहना चाहते हैं। 22 लाख एक बड़ा रकम होता है। और ये दिल्ली की बात मत करिए, बम्बई की बात मत करिए, गांव में जाइए 10 लाख, हमें समझ में 10 लाख कितना होता है। और जहाँ तक भाई साहब बोले अग्निवीर वो चीज़ है कि बच्चा जब फौज में जाएगा तो उसका जज्बा रहेगा। जैसे इजराइल और बहुत सारे ऐसे देश है कि मतलब चाहे लड़की चाहे लड़का चाहे जेंट्स चाहे पुरुष हो, वो अपने देश के प्रति इच्छुक रहता है मरने के लिए और मारने के लिए। तो अग्निवीर बहुत अच्छा स्कीम है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्या बोलेंगे अग्निवीर की? इन्होंने भाई साहब ने समर्थन करी। मैंने अभी आपको कहा ना कि ट्रेनिंग, अभी आपको याद होगा पीछे 2 अग्निवीर हमारे शहीद हुए। शहीद होने के बाद उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उनका भत्ता मिलता वो नहीं मिला। उसके बाद उनका कोई कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। रही बात बेरोजगारी के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी यूपी में लगातार भर्ती हुई इजराइल भेजने के लिए। इजराइल और हमास का लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन वहाँ से भर्ती किस बात की हुई कि आप इजराइल चले जाओ और वहाँ जाके नौकरी करो। मरता क्या ना करता पापी पेट का सवाल है, कहीं तो कुछ ना काम करना ही पड़ेगा। उन्हें पता है वहाँ लगातार बम वर्षा हो रही है, लगातार जान खतरे में, उसके बावजूद वो वहाँ लोग नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी है। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर में भी लोग इसीलिए शामिल हो रहे हैं, चलो भैया कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, खाली से बेगार वाली, कि मैं सारे दिन खाली बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा मैं बेगार में किसी के बिना पैसे की थोड़ी सी नौकरी कर लूँ तो मेरे हाथ पाँव चलते रहेंगे, मेरा कुछ काम धंधा चलता रहेगा। तो अग्निवीर वो कंडीशन है। बेरोजगारी तो हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी ना होती तो वो अग्निवीर जैसी स्कीम में जाके शामिल क्यों होते? क्या बोलेंगे? 2 लाख जो परमानेंट वैकेंसी भरी जानी थी 2019 के बाद से, वो कैंसिल करके अग्निवीर को लाए। आपने 2 लाख वैकेंसी क्यों कैंसिल करी? जवानों की भर्ती, 2 लाख जवानों की भर्ती क्यों कैंसिल करी?
बताइए। बोलेंगे भाई साहब? देखिए, मैं एक से बताना चाहूँ, इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ देखिए होना है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाता है तो जरूरी नहीं है कि 100% जनता को समझ में आए, मगर धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा कि हाँ अग्निवीर का महत्व क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया इजराइल का जैसे हमने एग्जाम्पल दिया। देखिए, बच्चा जब देश के प्रति कुटित रहेगा, और जो भैया बोले 2 जवान शहीद हो गए, ठीक है, तो इतना बड़ा देश है, जब सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा दुर्घटना हो सकता है उनके साथ, मृत्यु तो हमें भी आ सकता है, हम चलते रहे। इनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया ना, ये कहना। देखिए, इस पर तो है ही है। मैं 1 मिनट जरा से बात काटूंगा भाई साहब आपकी, 1 मिनट। वो 2 जो लोग अग्निवीर शहीद हुए थे, किस वजह से शहीद हुए थे? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी को सैनिक नहीं बना सकते। 6 महीने की ट्रेनिंग में तो आपको ABCD भी नहीं लिखनी आएगी, तोप में गोले भरने नहीं आएंगे, आपको असॉल्ट राइफल चलानी नहीं आएगी, आपको बैरल का नहीं पता होगा ये कितने बोर की गोली है, कितने बोर की बंदूक है, एयरक्राफ्ट हवाई गन क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है। 6 महीने में आपको क्या पता चल पाएगा भाई साहब इस बारे में? हकीकत ये है कि अगर उनकी स्प्रिंग जाम हो गई चलाते वक्त तो वो स्प्रिंग बदलने लायक नहीं है 6 महीने में। जी, इस वजह से उनकी मौत हुई थी। कहीं ना कहीं देखिए है क्या, देखिए सरकार कोई काम लेके आता है ना, तो मजबूरी क्या होता है, कोई समझने में कुछ समय लगता है। अगर कोई कमी है, जो भैया एग्जाम्पल दिया कि 6 महीना बच्चा अगर चल नहीं पाता है, बच्चा जब चल नहीं पाता है तो कैसे मतलब बड़ा लड़ाई करेगा, ठीक है। ये संदेश दीजिए कि सरकार उसको करे, कंप्लीट करे, जो कमी उसको सुधारा जाए। और जहाँ तक कि देश हित की बात कर रहे हैं आप, गरीबी की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर, जो बड़े टैक्स पेयर जैसे हवाई जहाज जो चलने वाले वो टैक्स देता है, शौचालय किसका बनता है? गरीब का बनता है। वो टैक्स पर पैसा देता है, टैक्स देते हैं तो इन जी हाँ, वो टैक्स देते हैं जो 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार दे रहा है गरीब आदमी को, जिसके पास झोपड़ी नहीं है। आज दिल्ली में रह के बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, बंबई में रह के बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, बेंगलोर में रह के बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, गाँव में जाके देखिए, जिसको 10,000 मिल जाएगा, जिसको 2.5 लाख मिल जाएगा ना, भैया खुशी से ना रोज पूरी बनेगा घर में। हर घर पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इसी बात को तो उठाया। ये भाई साहब 10,000 मिलने में बहुत खुश हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 10,000 ना काफ़ी है। भाई साहब इसी चीज़ में खुश है, तो ये इसी बात में खुश भी है। एक और चीज़ में भी खुश होंगे कि 5 किलो राशन मिलता है, उस पर भी नहीं एक कॉलर खड़े करेंगे। क्या बोलेंगे? 5 किलो राशन देखिए, करेंगे भाई साहब को एहसास नहीं होगा, जो मतलब जो संपन्न होते हैं ना, उनको एहसास नहीं होता। वो प्लेन से चलते हैं, AC वूकी में चलते, तो गरीब को क्या मतलब उनको मालूम रहेगा। ये कहना चाहिए इनको गरीबी से मतलब नहीं, गरीब नहीं, पता है। कुछ लोग नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग का सोच ऐसा है कि देश में कितनी गरीबी है, हमें ज़रूरत क्या है। आज के डेट में 1947 से लेके 2014 के पहले कितना खाता खुला था गरीबों का। आज हर ये रिक्शा चलाने वाला बैंक में जाता है, गूगल पे कर रहा है, गूगल पे यूँ चाय पी रहा, गूगल डिजिटल भारत हो गया, ये कहना चल। क्या बोलेंगे? ठीक है, डिजिटल भारत होना एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। आप अगर इसी चीज़ को पुराने उठा के देखोगे तो 2003 से पहले हमारे यहाँ मोबाइल किसी के हाथ में होता था। 2003 में रिलायंस ने और टाटा ने मोबाइल लॉन्च करे थे अपने, और उसके बाद हमारे यहाँ डिजिटल क्रांति आई। 2004 के बाद से लोग 2014 तक लगभग हर हाथ में मोबाइल आ गया था। वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। उस चीज़ से 2 चीज़ों को नहीं आपस में जोड़ सकते। आप अगर 5 किलो राशन लेके खुश हो रहे कि उसके लिए 5 किलो राशन भी बहुत है, तो मैं उसे दूसरे नज़रिए से कहूँगा, भाई साहब आप आज भी डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो और 5-5 किलो राशन दे रहे हो, तो आपने पिछले 10 सालों में उनका जीवन स्तर उठाने के लिए करा क्या? आपने तो अगले और 5 साल के लिए उनको धकेल दिया। जो अभी पीछे मोदी जी ने घोषणा करी थी कि अगले 5 साल तक ये 5 किलो राशन की और जारी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप लोगों का जीवन स्तर मैं उठाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन दूंगा। उन्होंने एक भी घोषणा नहीं करी थी कि मैं आज राशन बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के हाथ में रोजगार दूंगा, मैं आप लोगों को इस लायक करूंगा कि आप लोग कमा के खा सको। उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? 5 किलो राशन और कंटिन्यू करो, 5 किलो राशन लिए जाओ, मौज मारे जाओ, 10,000 में पूरी जिंदगी बिताए जाओ, तो आपकी तरक्की होली। भाई साहब 140 करोड़ जनसंख्या की देश में, जिसमें 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देना पड़ रहा हो, तो उन्होंने तरक्की किस बात की करी? जब मनमोहन सिंह जी ने अपना शासनकाल छोड़ा था, मात्र 22 करोड़ लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज उसी गरीबी रेखा को हम नापा जाए तो 22 के सीधे 4 गुना हो गए, 81 करोड़। तो ये गरीबी बढ़ी के घटी? गरीबी बढ़ी क्या घटी? 22 ज़्यादा होते हैं कि 81 ज़्यादा होते हैं? भाई साहब छोटा सा मैथमेटिक्स। भैया को मैं समझाना चाहता हूँ, 2 शब्द समझाना चाहता हूँ। ये 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस ने शासन किया। बिल्कुल। कितना रोड भारत में बना था, आज कितना गाड़ी, इतनी चरपहिया, इतनी 4 व्हीलर, इतने प्लेन से चलने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला फ्लाइट में चढ़ रहा है, समझे बगैर कमाई चढ़ रहा है। आज ये कंडीशन है कि बाइक उठाइए 80 की स्पीड से जाइए आप। काहे ने कांग्रेस कर दिया? पिछली सरकार काहे ने कर दिया? वो तो करना चाहिए था ना। मैं एक बात खत्म करना चाहता हूँ समय का अभाव की वजह से, मगर मोदी सरकार, देखिए ये गरीबों की सरकार है। मैं एक मध्यम कारोबारी हूँ और मध्यम व्यापार करने के लिए आता हूँ, मगर सच्चाई ये है कि देखिए जिसको वोट की राजनीति करना है,
जिसको चुनाव लड़ना है वो तो मोदी गाली देगा, उसका काम ही दिन रात सुबह शाम मोदी गाली देना है। मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, जब कोरोना काल आया था यही केजरीवाल थे, समझे ना, लोग को मास्क लगाने के लिए बोल रहे थे और लखनऊ में प्रचार कर रहे थे। उसी पीरियड में हमारा चालान कटा था 2000 रुपये का, हम 2000 जेब से दिए। यहाँ कोरोना पकड़ रहा था, वहाँ लखनऊ में कोरोना नहीं पकड़ रहा था। मोदी जी रैलियां कर रहे थे उसका क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ ना, दो रूप नहीं होना चाहिए, रूप एक होना चाहिए। मोदी सरकार का दो रूप नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास। बताइए किसके साथ भेदभाव किया, बताइए। मास्क की इन्होंने बात करी, उससे पहले इन्होंने बात करी कि या वो मोदी सरकार की बात। लेकिन सुन जाइए, जवाब सुन जाइए। आपने मास्क की बात करी, जब पिछले बार की आपको याद होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी, इससे पहले की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जब बदरपुर बॉर्डर के उधर थी, उससे एक दिन पहले क्या हो गया था, कोरोना आ गया। संसद शुरू हुई, सारे के सारे बीजेपी वाले मास्क लगा के बैठ गए थे। जब वो बदरपुर बॉर्डर से एंटर हो गए, लाल किले तक आ गई, जब उनकी यहाँ पे रैली निपट गई राहुल गांधी जी की, अगले दिन ही सबके मास्क हट गए थे। ये दोहरी राजनीति किसकी भाई साहब? आपने कहा वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति कौन करता है? बीजेपी क्या वोटों की राजनीति नहीं करती? आपको कह रहे हैं पकौड़े तल और रोजगार नहीं है तो पढ़े लिखे इंसान पकौड़े तलेगा क्या? इससे बड़े अनपढ़ जाहिल ही सही है हमसे बढ़िया। आत्मनिर्भर बनो आप। क्यों? पढ़ के आत्मनिर्भर नहीं बनता इंसान। पढ़ के अपनी नौकरी नहीं कर सकता, पढ़ के पकौड़े बेचेगा। पकौड़े में यार इज्जत है? एक इंसान पकौड़े बेच रहा, 50,000 कमा रहा, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। छोटा रोजगार मानते हैं पकौड़े बेचने को यार 50,000 कमाता है और एक नौकरी करता है, तो उसकी इज्जत और पकौड़े वाले की इज्जत बराबर है क्या? आप बताओ। मोदी जी ने भी तो चाय बेची है। आपने देखा चाय बेचते हुए? बताओ। कह रहे मैं चाय बेचता था। अरे आपने देखा है चाय बेचते हुए? कौन ऐसा प्रधानमंत्री है, कौन सा है? कोई यहाँ तक कि पार्षद भी ले लो, वो भी आज तक चाय बेचता है क्या? कोई पैसे वाला आदमी चाय बेचेगा कोई? अरे तो कोई भी कहता मैं हूँ, झाड़ू मारता हूँ, फिर तो कह दो। मोदी जी गरीबों के नेता हैं। अरे कौन सा गरीब का यार? ये सब रईस खड़े हैं ना यहाँ। गरीब का जो इंसान गरीब का होगा तो गरीब की सुनेगा या नहीं सुनेगा? 2 करोड़ नौकरी का वादा था हर साल, हमें बता दो 1 लाख भी मिली हो। 2 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख बोल रहा हूँ मैं तो। आपको राशन दे रहे हैं मोदी जी। यार 2 किलो राशन कितने दिन खाओगे आप भी? आप बताओ, 2 किलो 2-2.5 किलो कितने को मिला? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ को ये भी तो वादा करा था 15 लाख का, वो कहाँ है हमारे अकाउंट? जुमला था, कह दिया उन्होंने, जुमला था। जुमला गायब हो गया, सब बेच दो और जुमला क्या सब बेच दिया मोदी जी ने? रेल बेच दी, रेलवे बेच दी हमारी। अग्निवीर बनाया, अग्निवीर। अरे अग्निवीर के 4 साल, क्या नाम है, 4 साल की वो कर दी आर्मी। बताओ कहाँ? कुछ भी नहीं कर। 25,000 कौन जाएगा मरने आर्मी में? जब घर हमें मर जाऊंगा कितने रुपए मिलेंगे? राम मंदिर दिया आपको, राम मंदिर हमें रोजगार देगा तो बनवा लो। बताओ, रोजगार भी तो मिलना चाहिए। राम मंदिर बनाने से किसी बंदे को रोजगार मिलता है तो बताओ कुछ फायदा। सम्राट है मोदी जी। अरे तो अच्छी बात है ना उस चीज का भी, मगर एक बात तो बताओ, क्या नाम है, जब मंदिर ही बनाते रहोगे तो फिर ये सब क्या नाम है, स्कूल कॉलेज बंद ही कर दो। सब अनपढ़ गवार रहेंगे तो फिर क्या? फिर तो मोदी रहेगा फिर तो। सब मोदी कर रहे हैं। अबे तो जो पढ़ा लिखा होगा, जो नौकरी ढूंढ रहा होगा, वो गाली बक रही होगा मेरे हिसाब से तो। जब मैं अग्निवीर के भर के आया हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब बताओ। अरे लोग खूब भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर में। अबे तो मैं बोल तो रहा हूँ, हम पेपर दे गए, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। अब मैं किसी से क्यों लड़ूं? गलत पेपर दिया होगा। अबे तो यार एक बात हो, गलत पेपर दे के आऊंगा तो गलत पेपर, क्या नाम है, गलत दे के आऊंगा तो फेल तो आएंगे। अरे फेल ही दिखा दो, रिजल्ट तो दे दो मुझे। फेल लिखा हुआ रिजल्ट ही दे दो मुझे, मैं तो वो भी यकीन कर लूंगा। आप बताओ संजय सिंह को पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? अब मैं बताता हूँ। हाँ आप मेरी बात सुनो। संजय सिंह वही हैं जो ईडी और सीबीआई को चैलेंज कर रहे थे, फिर मजाक के माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी, रिकॉर्डेड बयान है, लिखित में माफी मांगी, सुन लो। और उनकी बेल नहीं हो रही है। पहले वो कहते थे ईडी सीबीआई जो है, ईडी सीबीआई को मैं भगा दूंगा, आज उनकी बेल नहीं हो रही है। सही, क्या नाम है? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का।